नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आप सबका मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। तो हमारा जो कल का वीडियो था वो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से संबंधित वीडियो था, और इसमें हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। उसी सीरीज में आज का ये वीडियो है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन भाग 2। इसके तहत हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। हमारे सामने है ये पहला प्रश्न। इसके मैं चारों ऑप्शंस आपके सामने रख देता हूं। पहला प्रश्न है, श्यामला और ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो आपको पता होगा जो भोपाल है वो 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं भोपाल में। 5 पहाड़ियों पर ये पूरा का पूरा शहर बसा है। इसमें एक है आपकी श्यामला हिल, दूसरी है आपकी ईदगाह हिल, एक है आपकी नेवरी हिल, नेवरी या नेवरी भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है आपकी कटारा हिल्स, और उसके बाद है आपकी अरोरा हिल। ठीक है, तो ये हैं 5 वो पहाड़ियाँ माफ़ी चाहूँगा, 5 वो पहाड़ियाँ जिन पर आपका पूरा का पूरा भोपाल शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो श्यामला और ईदगाह पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दी हैं आपको श्यामला हिल, ईदगाह हिल, कटारा हिल, अरेरा हिल और नेवरी हिल। ये 5 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है? तो ये है पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला या विंध्य पर्वत श्रृंखला। बड़ा आसान सा प्रश्न है। आप सबको पता होगा कि विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के 3 पार्ट हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है इसको कहा जाता है विंध्य, इसका जो बीच वाला भाग है इसको कहा जाता है भांडेर श्रेणी, और इसका जो पूर्वी भाग है इसको कहा जाता है कैमूर श्रेणी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलता है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही जानकारी यहाँ पे दी है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है ना। विंध्य, भांडेर और कैमूर यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे चूना के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, सीमेंट इंडस्ट्री वाला। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गिद्धराज पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? इसी को गृद्धराज या गिद्धराज पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है सतना, दूसरा ऑप्शन है धार, तीसरा ऑप्शन है अलीराजपुर और चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो गिद्धराज पर्वत पाया जाता है आपके सतना जिले में। ठीक है, गिद्धराज पर्वत है सतना जिले में। इसी सतना जिले में आपका पहले था त्रिकुटा पर्वत। ध्यान देना, ये पहले था। अब इस सतना से अलग करके हमने एक नया जिला बनाया है जिसका नाम है मैहर। तो ये जो त्रिकुटा पर्वत है ये मैहर जिले में चला गया है। तो अब याद रखना कि त्रिकुटा पर्वत है मैहर जिले में, ठीक है, और गिद्धराज पर्वत है आपके सतना जिले में। पहले जब ये मैहर नहीं बना था 2023 से पहले तक त्रिकुटा और गिद्धराज ये दोनों के दोनों किस में आते थे? सतना जिले में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो आपको पता है कि यह है नर्मदा नदी, और ये यहाँ से बैतूल से निकलती है आपकी ये ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी, और ये यहाँ से निकलती है नर्मदा, यहीं से निकलती है इस तरीके से सोन नदी। तो सोन के दक्षिण में यानी कि यहाँ पे, और नर्मदा और ताप्ती के मध्य में यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार से कौन सी पर्वत श्रृंखला बिखरी हुई है, फैली हुई है?
सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। इसके उत्तर में है नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में है ताप्ती नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाँ ऑप्शन है कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। सही आंसर है इसका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, सतपुड़ा मैकल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो अमरकंटक है, ये मध्य प्रदेश में है, 1067 हाइट है। बदरगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में इसकी मैकल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, एक्चुअली ये जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये पश्चिमी भाग, इसको कहा जाता है राजपीपला। इसका जो मध्य वाला भाग है इसको कहा जाता है महादेव पर्वत श्रेणी, और पूर्वी भाग जो है इसको कहा जाता है मैकाल। तो पूरे के पूरे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। ये यहां लिख देता हूं मैं, 1350 मीटर ऊंची है। ये आपकी महादेव पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। जिले का नाम है नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिसे कहते हैं। ठीक है, राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? चूलगिरी। कितनी हाइट है चूलगिरी की? 1215 मीटर। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक, 1067 इसकी हाइट है। लेकिन अमरकंटक मध्य प्रदेश में मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बदरगढ़, जिसकी हाइट है 1176 मीटर। समझ आई बात? महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। ये कहां पे है? आपके पचमढ़ी में, मतलब पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है ये इसी महादेव पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो धूपगढ़ है महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ये किस जिले में पाई जाती है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद में। तो पूरे के पूरे अगर सतपुड़ा की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, जो पाई जाती है महादेव पर्वत श्रेणी में। लेकिन राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है चूलगिरी। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में है अमरकंटक, और छत्तीसगढ़ में है बदरगढ़। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि पूरे के पूरे मैकाल पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल नहीं, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, महादेव की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और राजपीपला की चूलगिरी, और मैकाल की अमरकंटक और बदरगढ़। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, अभी देख के आए हैं, बदरगढ़ है, 1176 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मालवा का पठार किससे निर्मित है? इस क्वेश्चन को हम कल कर चुके हैं। दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी के लावा से, लावा के जमाव से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसी लावा के जमाव से जो चट्टानें बनी हैं इनको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें। इसलिए मालवा के पठार को कभी कभी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित या दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है, और इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है मालवा क्षेत्र में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना मालवा से संबंधित। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई है। मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से इनका निर्माण हुआ है। तो आपका 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका।
मालवा का पठार जो है सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कुल ज्योग्राफी का 28% इसका पार्टिसिपेशन है। इंदौर और उज्जैन में सर्वाधिक मात्रा में आपको सूती वस्त्र मिलें देखने को मिलेंगी। दक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे कपास अधिक होता है, और कपास का उत्पादन अधिक होने की वजह से यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका मालवा वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। अखरानी और मथवार पहाड़ियां जो हैं, निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि ये है आपकी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। इसका ये जो पश्चिमी भाग है इसको कहा जाता है राजपीपला, मध्य भाग को कहा जाता है माधव, और पूर्वी भाग को कहा जाता है मैकाल। तो ये जो राजपीपला वाला भाग है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम चूलगिरी है, जिसकी हाइट 1215 मीटर है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में। अब इसमें कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं राजपीपला श्रेणी में। उन पहाड़ियों के मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर पाई जाती हैं बड़वानी जिले में बड़वानी की पहाड़ी पाई जाती हैं। बड़वानी जिले में बीजागढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बड़वानी जिले में ही आपके ग्वालियरगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ आपके राजपीपला में हैं। ये तो बड़वानी जिले की हो गई। अलीराजपुर जो आपका जिला है, अलीराजपुर में यहाँ आपको मथवार की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो आपका बुरहानपुर है, बुरहानपुर में आपको असीरगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो आपके राजपीपला पर्वत श्रेणी यानी कि सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। तो सवाल ये है कि अखरानी की पहाड़ियाँ, अच्छा ये अखरानी की पहाड़ियाँ ये भी पाई जाती हैं आपके बड़वानी में ही, ये भी याद रखना। ये तो अखरानी और मथवार की पहाड़ियाँ, अखरानी कहाँ पे है? बड़वानी में, और मथवार की पहाड़ियाँ कहाँ? अलीराजपुर में। निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? यानी कि इन पहाड़ियों में अपरदन करके गहरी गहरी कंदराओं का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? ये बात हम किसकी कर रहे हैं? सतपुड़ा श्रेणी की, राजपीपला वाले क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र की, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए चंबल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सतपुड़ा क्षेत्र में नहीं बहती है। ये मालवा और मध्य भारत के पठार में बहने वाली नदी है। सोन नदी मुख्य रूप से आपके पूर्वी पठार में बहती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कैन नदी आपके बुंदेलखंड में बहती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी जो है इसने अखरानी और मथवार की पहाड़ियों के बीच गहरी कंदराओं का निर्माण किया है। ठीक है, तो नर्मदा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको ये पहाड़ियाँ याद रखनी है। बड़वानी में ये 4 पहाड़ियाँ हैं, अलीराजपुर में मथवार की पहाड़ियाँ हैं, और बुरहानपुर में असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। और ये सारी की सारी पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में, जिसको राजपीपला कहा जाता है, पाई जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? बड़वानी की अखरानी हिल्स और अलीराजपुर की मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा नदी ने गहरी घाटी का निर्माण किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बीजागढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसको कहा जाता है राजपीपला, यहीं पे पाई जाती है आपकी बीजागढ़ की पहाड़ी। ठीक है, यहां पे पाई जाती है बीजागढ़ की पहाड़ी। किस जिले में? बड़वानी जिले में। राइट, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बीजागढ़ की पहाड़ी पाई जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सतपुड़ा के पश्चिमी भाग में ही अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ और बीजागढ़ की पहाड़ियाँ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मैकाल श्रेणी संबंधित है किससे? तो मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है। सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है इसी को मैकाल कहा जाता है। और मैकाल की मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। अमरकंटक की हाइट है 1067 और बदरगढ़ की हाइट है 1176 मीटर।
ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश का अगर मैं मैप बना के आपको दिखाऊं तो ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है बुंदेलखंड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बुंदेलखंड के पठार में कौन सा जिला नहीं आता है। शहडोल, दतिया, छतरपुर और पन्ना। तो ये यहाँ पे है आपका दतिया, यहाँ पे है आपका छतरपुर, और ये यहाँ पे है आपका पन्ना जो कि आपके ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। शहडोल आपका यहाँ पे है, तो शहडोल रीवा पन्ना के पठार में आता है। शहडोल आपके बुंदेलखंड के पठार में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शहडोल। शहडोल बुंदेलखंड के पठार में नहीं आता है। बाकी बुंदेलखंड के पठार में और कौन कौन से जिले आते हैं, दतिया है, सागर है, अशोकनगर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। ये आपको इस तरह से रटने की जरूरत नहीं है, बस आप डिवीजन याद रखना कि मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है और आपको मध्य प्रदेश का मैप याद होना चाहिए और मैप में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये बुंदेलखंड का पठार है, ये रीवा पन्ना का पठार है, ये पूर्वी पठार है, सतपुड़ा में कल श्रेणी है ना, ये मालवा का पठार, ये मध्य भारत का पठार है, उसके बाद ये नर्मदा घाटी है, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी है, इस तरह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विंध्य, मैकाल और सतपुड़ा पर्वत का मिलन बिंदु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं मध्य प्रदेश का मैप बना के दिखाऊं आपको, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बीचों बीच में ये यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको मैकाल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी भाग है। सवाल ये है कि विंध्य, मैकाल और सतपुड़ा, यानी कि ये सतपुड़ा है, ये मैकाल है और ये विंध्य पर्वत श्रेणी, जो मैंने यहाँ पे लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी एकदम सीधी। पहाड़ियाँ, नदियाँ इस तरीके से एकदम सीधे रास्ते में नहीं बहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहाड़ी यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे नहीं पाई जाएंगी, है ना। क्योंकि मैप में जब हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं हम सीधी लाइन खींच के ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ होती है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सीधी लाइन की तरह नहीं होती हैं, उनकी जो दिशा होती है वो अनिश्चित होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में विंध्य की पहाड़ियाँ नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ है, वो कहीं पे भी उसका विस्तार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अब क्वेश्चन को समझिए, विंध्य, मैकाल और सतपुड़ा, यानी कि ये विंध्य है, ये सतपुड़ा है, ये मैकाल है, इन तीनों का मिलन बिंदु कहाँ पर है। तो ये जो आपका अमरकंटक वाला रीजन है, यहाँ पे आपकी विंध्य पर्वत श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है और मैकाल पर्वत श्रेणी भी। तो अमरकंटक वो पॉइंट है, वो क्षेत्र है जहाँ पे ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये अगेन वही बताया कि अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी है, मैं पिछले क्वेश्चंस में आपको 2-3 बार बता चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है। कलसुबई, धूपगढ़, चौरागढ़, नंदीगढ़। तो ये जो कलसुबई है ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। धूपगढ़ और चौरागढ़ ये दोनों की दोनों आपके होशंगाबाद में है। ठीक है, नंदीगढ़ जो है ये आपकी छिंदवाड़ा में है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, कलसुबई मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये धूपगढ़ होशंगाबाद में, चौरागढ़ होशंगाबाद में। अच्छा हाँ, बैतूल जिले में कालीभीत पहाड़ी या कलुआ पहाड़ी जिसको कहा जाता है वो बैतूल जिले में है, नंदीगढ़ छिंदवाड़ा में और कलसुबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए थे। निम्नलिखित में से किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सीधी, पंचमढ़ी, ओरछा या मांडू। तो पचमढ़ी को क्या कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है ना? इसे सतपुड़ा की रानी, हाँ, इसे मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है, एमपी का कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, पंचमढ़ी। ठीक है,
सतपुड़ा की रानी और मध्य प्रदेश का कश्मीर। अच्छा हाँ, इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन फोर स्मिथ ने, ये याद रखना। फोर्सिथ नहीं है, कैप्टन फोर्सिथ, फोर्सिथ नहीं है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा फोर स्मिथ है, फोर स्मिथ है ना। तो कैप्टन फोर्सिथ या फोर स्मिथ जो भी नाम है, इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, ठीक है। इसे सतपुड़ा की रानी या मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, मैकाल या अनाईमुड़ी? तो अनाईमुड़ी चोटी जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। मैकाल जो है इसकी मैकाल हिल, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि मैकाल हिल की जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश में उसकी हाइट है 1067, जिसका नाम है अमरकंटक। गुरु शिखर जो है ये भी मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ठीक है। धूपगढ़ चोटी जो है इसकी हाइट है 1350 मीटर, यही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर आई थिंक ये अरावली पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा पठार से निकलता है? यानी कि रीवा के पठार में, रीवा पन्ना का जो पठार है वहां पे कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? एक सेकंड में माइक की पोजीशन चेंज कर लूं, हाथ तक जाता है। रीवा पन्ना का जो पठार है आपका, यहाँ पे कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? केवटी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, रीवा जलप्रपात या फिर कपिलधारा जलप्रपात? तो यहाँ पे पाया जाता है आपका, इन दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाया जाएगा केवटी जलप्रपात। ये जो केवटी जलप्रपात है ये पाया जाता है, केवटी बोलते हैं इसको, केवटी बोलते हैं, रीवा पन्ना के पठार में, ठीक है। इसके अलावा, केवटी के अलावा यहाँ पे कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं? एक पूर्वा जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक पूर्वा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात पाया जाता है ना। पूर्वा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और केवटी जलप्रपात ये आपके रीवा पन्ना के पठार में या रीवा के पठार में पाए जाते हैं। धुआंधार जलप्रपात और ये कपिलधारा जलप्रपात ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवटी जलप्रपात आपके रीवा पन्ना के पठार में पाया जाता है या रीवा के पठार में पाया जाता है ना। चचाई है, केवटी है, बहुटी है, पूर्वा, अच्छा बहुटी भी पाया जाता है यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर श्रेणी शुरू होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है इसको कहा जाता है विंध्य, जो बीच वाला भाग है इसको कहा जाता है भांडेर, जो पूर्वी भाग है इसको कहा जाता है कैमूर। ये विंध्य पर्वत श्रेणी की बात हो रही है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी का जो सबसे पूर्वी भाग है इसको कहा जाता है कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से होती है? इसका ऑप्शन ए सही है। ये यहाँ पर जबलपुर जिला जो है यहां से शुरुआत होती है आपके कैमूर पर्वत श्रेणी की, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सतपुड़ा श्रेणी निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? देखिए ये है मध्य प्रदेश, बहुत अच्छा मैप नहीं है लेकिन आप समझ लेना, क्योंकि समझने के लिए बना रहा हूं मैं, अपनी ड्राइंग नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये है यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी। तो ये कह रहा है कि किन दो नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? गोदावरी और महानदी, ये दोनों की दोनों नदियां एमपी में तो बहती ही नहीं है। नर्मदा और ताप्ती, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चंबल और साबरमती नहीं, नर्मदा और यमुना नहीं। अब ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर में यहाँ पे है नर्मदा,
अभी एक क्वेश्चन में ये चीज हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। बैतूल जिला है, यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। तो ये नर्मदा और ये ताप्ती, इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करती है? ये है आपकी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणी आपकी नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में है? तो ये है आपके होशंगाबाद जिले में, और इस हिल स्टेशन का नाम है पचमढ़ी, जिसे मध्य प्रदेश का कश्मीर या फिर पचमढ़ी या फिर सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपका बसा हुआ है कहाँ पे? महादेव पर्वत श्रेणी पर, महादेव पहाड़ी, जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मध्य भाग में पाई जाने वाली है महादेव पहाड़ी या महादेव पर्वत श्रेणी। इसी पर पचमढ़ी भी पाया जाता है। उसके बाद है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, पचमढ़ी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखना कि 1999 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2009 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत की तलहटी पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज 1957 में वाकड़कर साहब ने की थी। इनका नाम है वाकड़कर, है ना? आई थिंक जीसी वाकड़कर या जीएच वाकड़कर ऐसा कुछ नाम है। 1957 में इसकी भीमबेटका की खोज की गई थी। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनकी खोज की गई थी। अब ये पूछ रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं जो है वो किस पहाड़ी की तलहटी में पाई जाती हैं? यानी कि अगर ये पहाड़ी है तो इस पहाड़ी के तलहटी वाला जो क्षेत्र है, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच का, ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है, इसके बीच वाला ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं तलहटी। ठीक है, तो किन पहाड़ियों की तलहटी में पाई जाती है आपकी भीमबेटका की गुफाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य पहाड़ियां, क्योंकि मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से विंध्य पर्वत श्रृंखला ही निकलती है। ठीक है, और रायसेन जिला भी लगभग बीच में यहाँ पर है, और विंध्य पर्वत श्रृंखला यहाँ इस प्रकार से फैली हुई है। ठीक है, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला की जो तलहटी है उसी में पाई जाती है आपकी भीमबेटका की गुफाएं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी खोज किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर, है ना? और 2003 में इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से 3 चीजें हैं या 3 स्थान हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। एक तो खजुराहो के मंदिर जो आपके छतरपुर में है, दूसरा आपका सांची का स्तूप जो कि अगेन रायसेन में है, और तीसरा है आपकी भीमबेटका की गुफाएं जो कि अगेन रायसेन में। ये 3 चीजें यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में शामिल की गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है? तो ये है मध्य भारत का पठार। अब सवाल ये है कि मध्य भारत के पठार में कौन सा जिला आता है? ये है मध्य भारत का पठार। इसमें आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और ये मंदसौर वाला रीजन आता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से शिवपुरी वो जिला है जो मध्य भारत के पठार में आता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है ना? ये फैक्ट कर चुके हैं हम एक, आई थिंक प्रीवियस जो हमने लेक्चर लिया था उसमें इस बात को कवर किया था कि सरसों की हांडी किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? नर्मदा घाटी को। ठीक है, गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है? मालवा का पठार। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? पूर्वी पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी की पहाड़ी के चारों ओर दिगंबर जैन समुदाय के कितने मंदिर बिखरे हुए हैं? तो मंदिर कितने हैं ये आप ऑप्शंस 40, 52, 35 या 29। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो मुक्तागिरी की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बैतूल। इस बैतूल में ही पाई जाती है काली भीत की पहाड़ी, और इसी बैतूल में पाई जाती है मुक्तागिरी की पहाड़ियां।
ठीक है। इन मुक्तागिरी की पहाड़ियों पर बहुत सारे जैन मंदिर हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा गया कि इन जैन मंदिरों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा 52। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कितने मंदिर हैं? जैन धर्म के मुक्तागिरी की पहाड़ियों पर 52 मंदिर हैं। बैतूल जिले में ये मुक्तागिरी की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नियोजन प्रदेश के आधार पर ग्वालियर एग्रो प्रदेश में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि नियोजन प्रदेश क्या है, तो पूरे मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक आधार पर 7 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। भौगोलिक आधार पर एमपी को 7 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इसी प्रकार नियोजन के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर, डेवलपमेंट के लिए क्या करना जरूरी है? प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं नियोजन। तो नियोजन के आधार पर भी पूरी एमपी को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो 7 पार्ट कौन से हैं? एक आपका ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, एक बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, एक आपका छिंदवाड़ा और एक नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये मध्य प्रदेश को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्लानिंग यानी कि नियोजन के आधार पर। तो ये जो पूछ रहा है कि जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इसके अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है? तो ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर तो आएगा ही आएगा, मुरैना भी आता है, भिंड भी आता है, लेकिन श्योपुर नहीं आता है। तो जो ग्वालियर एग्रो क्षेत्र है उसके अंतर्गत श्योपुर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्वालियर एग्रो प्रदेश में श्योपुर शामिल नहीं है। नियोजन प्रदेश के आधार पर जो छिंदवाड़ा है, मैंने आपको बताया ना 7 पार्ट में डिवाइड किया है, ये छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा को क्या कहा जाता है? छिंदवाड़ा रिसोर्स। तो छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश जो है उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जिस क्षेत्र की बात हो रही है उसके सबसे नजदीकी जिलों को देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको याद होगा तो ये है यहाँ पे छिंदवाड़ा। ठीक है। छिंदवाड़ा के साइड में यहाँ पे है बैतूल, छिंदवाड़ा के साइड में यहाँ पे है सिवनी, और ये खुद छिंदवाड़ा, ये बैतूल, ये सिवनी, लेकिन यहाँ पे है बालाघाट और बालाघाट के ऊपर है मंडला। तो अब दिए गए ऑप्शंस में से छिंदवाड़ा रिसोर्स के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आएगा? जो छिंदवाड़ा से सबसे दूर होगा। बैतूल इतना दूर नहीं है, सिवनी भी इतना दूर नहीं है, मंडला बहुत दूर है, इसलिए मंडला जो है वो छिंदवाड़ा रिसोर्स के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को नियोजन के आधार पर, नियोजन प्रदेश के आधार पर पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो चाहे भौतिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर, चाहे नियोजन प्रदेश के आधार पर, मध्य प्रदेश को 7 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। थाला फॉर रीजन। ठीक है। एम एस धोनी का जर्सी नंबर है ना 7, उसी पर। ये 7 क्षेत्र कौन से हैं? एक बार इनको देख लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ग्वालियर क्षेत्र को कहा जाता है ग्वालियर एग्रो प्रदेश, इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड प्रदेश, भोपाल कैपिटल प्रदेश, जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, नर्मदा घाटी प्रदेश और छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश। ये 7 प्लानिंग एरिया है, या आप कह सकते हो कि जो मध्य प्रदेश है उसको नियोजन के आधार पर इन 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। ये हो गए 7 पार्ट। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है अगला क्वेश्चन? कहाँ गायब हो गया? ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो आपको पता है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसका सबसे पूर्वी भाग है, इसको कहा जाता है कैमूर। ये कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में इस प्रकार से बहती है सोन नदी, और इसके उत्तर में इस प्रकार से बहती है यमुना नदी। ठीक है। तो यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन का काम करती है आपकी कैमूर श्रेणी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैमूर श्रेणी। ठीक है।
उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा के पठार में नहीं आता है? नीमच सीहोर, उज्जैन रतलाम, देवास विदिशा या बैतूल नरसिंहपुर। तो आपको पता होगा ये जो बैतूल है इस सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो ये मालवा के पठार में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में शामिल नहीं है? ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं, या आई थिंक आपको पता ही होगा कि निवाड़ी और छतरपुर आता है आपके बुंदेलखंड पठार में। ठीक है, ये आपकी मैपिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन है। टीकमगढ़ और सागर भी आता है, छतरपुर और अशोकनगर भी आता है, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जो है वो बुंदेलखंड के पठार में नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की जो नदियां हैं, मध्य भारत पठार, पठारों नहीं पठार होगा, मध्य भारत पठार की जो नदियां हैं वो आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? इस क्वेश्चन को ठीक से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा है। ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है मध्य भारत का पठार। मालवा के पठार का ढाल जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ है, यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं वो उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। बुंदेलखंड से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर जाती हैं, रीवा पन्ना के पठार से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर जाती हैं। लेकिन ये जो आपका मध्य भारत का पठार है, यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं, जैसे शिवपुरी से निकलती है आपकी कून्हो नदी, ये उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है। श्योपुर से निकलती है सीप नदी, ये भी उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है। तो जो आपका मध्य भारत का पठार है, यहाँ से निकलने वाली अधिकांश नदियां उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये चीज याद रखना, मालवा, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार, इनका ढाल उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर, जबकि आपका मध्य भारत का पठार का ढाल उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आई थिंक ये चीज आपको याद हो गई होगी। मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी पठार है, पूर्वी भाग है, जिसको कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार, यही चावल का कटोरा कहलाता है। मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में होता है, सबसे ज़्यादा बरसात भी इसी क्षेत्र में होती है, लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक, 1500 नहीं 150। अगला क्वेश्चन आपसे मैं जीके का पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा बरसात किस क्षेत्र में होती है और कितनी होती है? ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताना। ये बघेलखंड का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित जो श्रेणियां हैं उनको पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति दर्शाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सतपुड़ा श्रेणी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राजपीपला, महादेव और कैमूर। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यह है पश्चिम, यहां से जाना है हमें पूर्व की तरफ। तो बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी या मैकाल श्रेणी। तो जो बड़वानी की पहाड़ियां हैं ये आपके राजपीपला में ही पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पश्चिम में बड़वानी की पहाड़ी, फिर बीच में महादेव की पहाड़ी और इधर है मैकाल, के नहीं एम आएगा, मैकाल की पहाड़ी। ठीक है, या मैकाल पर्वत श्रेणी। उसके बाद ये सारे ऑप्शन तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बुंदेलखंड पठार निम्नलिखित में से कौन सा, बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? यानी कि बुंदेलखंड के पठार में कौन सा क्षेत्र आता है? तो होशंगाबाद नहीं आता, भोपाल नहीं आता, सांची नहीं आता, शिवपुरी आता है बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, ये तो मैपिंग का क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने बना ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? मध्य प्रदेश की जो नर्मदा सोन घाटी है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो ये है नर्मदा सोन घाटी, इसके ऊपर है विंध्य पर्वत श्रेणी और इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये बीच में है नर्मदा घाटी। तो ये विंध्य और सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट नहीं,
सतपुड़ा और अरावली नहीं, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा सोन घाटी जो है वो आपके सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए हमने पढ़ा था रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर आपको याद हो तो इसका नाम है गुडविल या सद्भावना। ये पाई जाती है आपके दमोह जिले में और इसकी हाइट है 752 मीटर। यही चोटी जो है रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो धूपगढ़ है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पाई जाती है? आपके होशंगाबाद में, महादेव पर्वत श्रेणियों में। ठीक है, महादेव की पहाड़ियों में या पर्वत श्रेणी कह लीजिए आप। हालांकि इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए इनको पर्वत श्रेणी कहने की बजाय पहाड़ी कहना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पर्वत श्रेणी का मतलब वो होता है जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ज्योग्राफी में हम कई बार पर्वत श्रेणी और पहाड़ी को सिनोनिम की तरह यूज कर देते हैं, खासकर तब जब हम किसी टॉपिक को समझ रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं। ठीक है, उनके बीच में टेक्निकल डिफरेंस होता है, आई नो, लेकिन हमें उस टेक्निकल डिफरेंस में नहीं जाना है, हमें जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है, एमपी का जीके समझना है। ठीक है, उतना ज़्यादा हमें ज्योग्राफी में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट जो है हमें उस पर फोकस रखना है। पेपर 1 जो है वो जनरल नॉलेज का है, तो हमें जनरल नॉलेज जैसा ही पढ़ना है उसको, उसमें हमें पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जुबेरा गुम्बद स्थित है? तो जो जबेरा गुम्बद या जुबेरा गुम्बद जो है ये है आपके दमोह जिले में। अब आपको पता है कि दमोह जिला जो है वो आता है रीवा पन्ना के पठार में। ठीक है, तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उमरिया जिले में बांधवगढ़ की पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। मतलब क्या है चलेगा? उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियां किस पर्वतमाला में, यहाँ पे ये होना चाहिए किस पर्वतमाला में स्थित है, यानी कि उमरिया जिले में जो बांधवगढ़ की पहाड़ियां हैं वो किस पर्वतमाला में स्थित हैं। ठीक है, तो विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, सतपुड़ा पर्वतमाला में या नीलगिरी में? तो नीलगिरी और सह्याद्री ये तो मध्य प्रदेश में पाई ही नहीं जाती हैं, विंध्य इसका ऑप्शन नहीं होगा। सतपुड़ा पर्वतमाला में आपकी बांधवगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सेकंड माफी चाहूंगा, इसमें विंध्य आएगा, विंध्य पर्वत श्रेणी। एक सेकंड, वो नीलगिरी और सह्याद्री के चक्कर में कंफ्यूजन हो गया। एक सेकंड, यहां पे है आपका बालाघाट, बालाघाट के ऊपर है आपका मंडला। ठीक है, तो ये जो आपकी बांधवगढ़ की पहाड़ियां हैं ये है आपका शहडोल और ये है आपकी उमरिया। ठीक है, उमरिया जिले में आपकी पाई जाती हैं बांधवगढ़ की पहाड़ियां। निश्चित रूप से यहाँ पे सतपुड़ा नहीं आएगा, सतपुड़ा नहीं, सतपुड़ा का विस्तार तो इस प्रकार से है और विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार यहाँ पे है। तो ये जो आपकी बांधवगढ़ की पहाड़ियां हैं ये विंध्य पर्वत श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, सतपुड़ा नहीं, विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था बांधवगढ़ जिले इसको उमरिया जिले की लोकेशन को लेकर के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है? सतपुड़ा में, मालवा के पठार में, विंध्याचल के पठार या बुंदेलखंड? तो इसको कई बार पढ़ चुके हैं। सतपुड़ा में जो महादेव पर्वत श्रेणी है उस पर सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर हाइट है, नर्मदापुरम जिले का नाम है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब चोटी का नाम पूछ लिया उन्होंने अब की बार, धूपगढ़ है, 1350 मीटर। ठीक है, कितने बार रिवाइज हो गया यार ये क्वेश्चन, कितने बार, कुछ क्वेश्चन तो बहुत रिवाइज होगा ना, आई थिंक 4-5 बार हो गए होंगे। फिर वो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है उसको पढ़ना बार बार, उसी को रिवाइज करना, उसी को। लेकिन हमें बोर नहीं होना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हमसे गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन है जिसको कहते हैं पंचमढ़ी। इसे मध्य प्रदेश का कश्मीर या सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं।
1999 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। 2009 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ये पचमढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब ये पंचमढ़ी है कहाँ पे? ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी में है? नहीं है, ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी में तो नहीं है, बट ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी है बड़वानी में। किसके अंतर्गत आती है? राजपीपला के अंतर्गत। महादेव पहाड़ी जो है इस पर है आपकी पंचमढ़ी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैकाल श्रेणी जो है इसमें दो चोटियां हैं, एक अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची, एक बदरगढ़ जो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची। ठीक है, ये सबसे, और उसके बाद जो राजपीपला की पहाड़ी ये सबसे पश्चिम में है। यहाँ पे आपकी बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मथावर की पहाड़ी पाई जाती है, अखरानी की पहाड़ी पाई जाती है, उसके बाद आपकी असीरगढ़ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ग्वालियरगढ़ की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है क्या? है मध्य प्रदेश मुख्य रूप से, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है बताइए? घाटी है, पहाड़ी है, मैदान है या पठार है? आप खुद सोचिए ना यार। ये है मध्य भारत का पठार, ये है बुंदेलखंड का पठार, ये है रीवा पन्ना का पठार, ये है पूर्वी पठार, ये है मालवा का पठार। घाटी कितनी है? एक, नर्मदा घाटी। पर्वत श्रृंखलाएं कितनी है? दो, एक विंध्य पर्वत श्रृंखला और एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो पठार कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच तो पठार हैं। तो पठारी क्षेत्र इसको कहा जाएगा मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे 5 पठार हैं। देख रहे हो आप? घाटी कितनी है? मुख्य रूप से एक ही घाटी है। पर्वत कितने हैं? 2 पर्वत हैं, लेकिन पठार 5 है। इसलिए मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? पठारी राज्य है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी, उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर में, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है? इधर मध्य भारत का पठार है, इधर थोड़ा सा बुंदेलखंड का पठार है। यही दो चीजें जो हैं, यही दो क्षेत्र जो हैं, ये मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। मालवा का पठार उत्तर में नहीं है और न ही ये उपजाऊ घाटी है। छोटा नागपुर का पठार ये तो है ही नहीं मध्य प्रदेश में। अंगारा लैंड ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है मध्य प्रदेश में। तो बचा क्या है? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड ही मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ी कहा जाता है, बुंदेलखंड को। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी। यार गुडविल है, इसको हम एक बार कर चुके हैं। ठीक है, 752 मीटर हाइट है इसकी। अब ना ये थोड़ा सा बोरिंग सा हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन। हालांकि ये लास्ट वीडियो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन का। इसके बाद कल से हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ, मज़ा आएगा पढ़ने में। वह कौन सा जिला है जिसे अबेंडेंट सिटी कहा जाता है? ये हालांकि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में नहीं आना चाहिए, बट इन्होंने डाल दिया है तो इसको कर ही लेते हैं, अदरवाइज तो क्या है। तो मांडू जो है उसको मध्य प्रदेश का अबेंडेंट या परित्यक्त शहर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मालवा के पठार में स्थित पहाड़ियों की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में यानी कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो मालवा के पठार में 3 पहाड़ियाँ, मतलब 3 चोटियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है आपकी सिगार, जिसकी हाइट कितनी है? 881 मीटर। दूसरे नंबर पर है आपकी जाना पाव, इसकी हाइट है 854 मीटर। तीसरे नंबर पे है आपकी धजारी, इसकी हाइट है 810 मीटर। हमें बताना बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले धजारी, फिर जाना पाव, फिर सिगार। धजारी, जाना पाव, सिगार, ये इन्होंने पहले ही ऑप्शन में दे दी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चूलगिरी की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका पश्चिमी भाग, इसको कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ियाँ। यहीं पे पाई जाती हैं आपकी चूलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। दक्षिण और पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, तो पीडीएफ में आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने डाउट और अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं।
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर इस वीडियो के इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका लेवल काफ़ी अच्छा है और आपको एग्ज़ाम में बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आपने जिस भी रिसोर्सेज से पढ़ाई की है वहाँ से अपने कंटेंट को फिर से रिवाइज कीजिए और इन क्वेश्चंस को फिर से बनाइए, क्योंकि ये इसमें अधिकांशतः वो क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित मध्य प्रदेश की जितनी एग्ज़ाम हुई हैं उनमें मध्य प्रदेश से संबंधित जितने प्रश्न आए हैं उनका लेवल यही रहता है, न इससे बहुत ऊपर है न इससे बहुत नीचे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर आप बना पा रहे हैं तो आप श्योर हैं कि आप 90 से 95% पेपर जो मध्य प्रदेश का है उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया है और कंटेंट भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव और रिवीजन वाला था, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में कर ली थी तो थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा था, मुझे भी थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा था। लेकिन ठीक है, हमें तो रिवाइज़ करना है, बोरिंग है फिर भी रिवाइज़ करना है, फिर भी पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।